तौसीफ बदस्तूर कुर्सी पर जकड़ा हुआ बैठा था और सोच रहा था कि न जाने सांदर उसके मुतल्लिक हतमी फैसला क्या करती है कि अचानक छत से सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी और तौसीफ ने चौंक कर छत की तरफ देखा ही था कि छत से सुर्ख रोशनी की लहर से निकलकर तौसीफ से टकराई और इसके साथ ही तौसीफ का जहन पहले सुर्ख और फिर स्याह रंग में डूबता चला गया। फिर जब उसके जहन में रोशनी नमूदार हुई और उसका शऊर जागा तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो इमारत की अकवी दीवार के उसी गड़े में पहलू के बल पड़ा हुआ था जहां से रात के अंधेरे में इमारत के अंदर जाने के लिए दुबका रहा था। इस वक्त शाम होने वाली थी। इसका मतलब था कि उसे यहाँ इस हालत में पड़े हुए कई घंटे गुजर चुके थे। शायद उसे जिन शुआओं की मदद से बेहोश किया गया था उसके असरात काफ़ी तवील वक्त तक रहते थे। बहरहाल तौसीफ उठकर खड़ा हो गया। उसने नजरें उठाकर एक बार फिर इमारत की अकबी दीवार की तरफ देखा और फिर खामोशी से गड़े से निकलकर सड़क की तरफ बढ़ गया। अब वो समझ चुका था कि अंदर ऐसी खसूसी मशीनरी मौजूद है कि यकीनन अंदर से उसे बाकायदा चेक किया जा रहा होगा, इसलिए कोई भी गलत हरकत उसका खात्मा कर सकती थी। लेकिन उसके साथ साथ उसने ये भी फैसला कर लिया था कि वो असांदर से हर हालत में असल रिसर्च पेपर्स भी हासिल करके ही वापस जाएगा, ताकि जब असांदर की बताई हुई कहानी इमरान को सुनाए और साथ असल रिसर्च पेपर्स भी उसके हवाले करके उस पर यह साबित कर सके कि तौसीफ भी किसी से कम नहीं है। लेकिन इन रिसर्च पेपर्स को हासिल करने के लिए उसके जहन में कोई कामयाब और काबिल अमल तरकीब नहीं आ रही थी। वो यही कुछ सोचता हुआ सड़क पर पहुंच गया। उसका जिस्म बुरी तरह टूट रहा था, इसलिए उसने खामोशी से आगे जाकर एक खाली टैक्सी हायर की और अपने होटल की तरफ बढ़ गया, ताकि वहां तन्हाई में कुछ आराम करने के साथ साथ रिसर्च पेपर्स हासिल करने की भी कोई तरकीब सोच ले। होटल में पहुंचकर वो जब अपने बिस्तर पर लेटा तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म का एक एक अज़ू टूट रहा हो और बावजूद जागते रहने की कोशिश की वो न जाने किस वक्त गहरी नींद सो गया। फिर उसकी आंख दूसरे रोज काफ़ी दिन चढ़े ही खुली, लेकिन भरपूर और गहरी नींद की वजह से अब उसकी सारी जिस्मानी और जहनी थकान दूर हो चुकी थी और वो पूरी तरह अपने आप को फ्रेश महसूस कर रहा था। बिस्तर से उठकर वो बाथरूम में दाखिल हो रहा था कि अचानक इसके जहन में एक ख्याल बिजली के कूंदे की तरह आया और वो बुरी तरह उछल पड़ा। उसके शानदार मैंशन के अंदर दाखिल होने की महफूज तरकीब समझ में आ गई थी। उसे याद आ गया कि वापस आते वक्त उसकी नजरें एक बड़े से गटर के दहाने पर पड़ी थी, जिसका ढक्कन थोड़ा सा खुला हुआ था। चूंकि शानदार मैंशन से दूर दूर तक कोई इमारत ना थी, इसलिए उसे ख्याल आ गया था कि ये गटर लाइन यकीनन शानदार मैंशन की होगी और उसे यकीन था कि इमारत में अगर हिफाजती साइंसी हालात नस्ब होंगे तो बहरहाल गटर में कतन नहीं हो सकते और अगर वो गटर के जरिए किसी बाथरूम में दाखिल होने में कामयाब हो जाए तो वो खामोशी से इमारत के अंदर पहुंच सकता है। वो बाथरूम में जितनी देर रहा उसी मंसूबे पर गौर करता रहा और जब वो बाथरूम से फारिग होकर बाहर आया तो उसके चेहरे पर एक नई चमक आ गई थी। वो एक बेहतरीन और बेदाग मगर काबिल अमल मंसूबा सोच लेने में कामयाब हो चुका था। उसे यकीन था कि इस मंसूबे के तहत वो अपने मकसद में यकीनन कामयाब रहेगा। चुनाचे नाश्ते के बाद वो होटल से निकला और टैक्सी लेकर मेन मार्केट पहुंच गया। तकरीबन 2 घंटों की शॉपिंग के बाद वो अपने मतलब की चीज़ें हासिल करने में कामयाब हो गया। खरीदारी के बाद वो वापस होटल आ गया और सामान वगैरह कमरे में रखकर उसने दोबारा पाकिस्तान जाने के लिए टिकट वगैरह खरीदने और कागजात की तैयारी में सारा दिन गुजार दिया, क्योंकि उसे यकीन था कि असांदर के आदमी यकीनन उसकी निगरानी कर रहे होंगे। शाम को जब वो होटल पहुंचा तो वो दूसरे रोज सुबह सवेरे पाकिस्तान जाने वाली फ्लाइट में सीट बुक करा चुका था। लेकिन कमरे में पहुंचते ही उसके लबों पर बेख्तियार मुस्कुराहट रेंग गई, क्योंकि कमरे की हालत ही से ही उसे नजर आ गया था कि कमरे में उसकी अदम मौजूदगी में बाकायदा तलाशी ली गई थी और खास तौर पर उस सामान की जो उसने खरीदा था। लेकिन उसे यकीन था कि तलाशी लेने वाले इस सामान से उसके मंसूबे तक किसी सूरत भी ना पहुंच सकेंगे। वो इत्मीनान से कुर्सी पर आकर बैठ गया और उसने इंटरकॉम पर होटल सर्विस वालों को कॉफ़ी लाने का कहा और रिसीवर रखकर उसने कुर्सी की पुश्त पर अपना सर टकाकर इस तरह आंखें बंद कर ली जैसे वो इसी भाग दौड़ में हंसा थक गया हो। थोड़ी देर बाद वेटर ने कॉफ़ी सर्व कर दी और तौसीफ बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेने में मसरूफ़ हो गया। अभी कॉफ़ी उसने खत्म ही की थी कि मेज़ पर रखे टेलीफोन की घंटी बज उठी और तौसीफ ने इस तरह चौंक कर टेलीफोन की तरफ देखा जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो कि ये घंटी इसी फ़ोन की है। फिर उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, तौसीफ ने संजीदा लहजे में कहा। असांदर बोल रही हूँ मिस्टर तौसीफ। दूसरी तरफ से असांदर की मुतन्नम आवाज़ सुनाई दी और तौसीफ ने बेख्तियार गहरा सांस लिया। मैं टेलीफोन की आवाज़ से परेशान हो गया था कि यहाँ कौन मुझे फ़ोन कर सकता है। बहरहाल फरमाइए, तौसीफ ने मोहब्बाना लहजे में कहा। मुझे शानदार मेंशन से लेकर अब तक तुम्हारी तमाम मसरूफियात का इल्म है। मुझे मालूम है कि तुमने वादे के मुताबिक अपलैंड की बजाय पाकिस्तान जाने के लिए सीट रिजर्व करवा ली है, लेकिन तुमने जो खरीदारी की है उसने मुझे उलझन में डाल दिया है। असांदर ने सख्त लहजे में कहा। तो मेरे सामान की तलाशी आपके आदमी ने ली है, जबकि मैं समझ रहा था कि ये होटल वालों की शरारत है और मैं सोच रहा था कि वापस जाते वक्त मैनेजर से उसकी तहरीरी शिकायत करूंगा। लेकिन मोहतरमा, आपको इस बेज़रर सी खरीदारी ने क्यों उलझन में मुब्तला कर दिया है? क्या आप वजाहत करेंगी? तौसीफ ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे ये बताओ, क्या तुम शादीशुदा हो? असांदर ने उसी तरह स्पॉट लहजे में पूछा। नहीं। ओ अच्छा, मैं आपकी उलझन की वजह समझ गया हूँ। आप इस टॉय गन और टॉय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन की खरीदारी की वजह से उलझ रही हैं। मोहतरमा, ये दोनों चीज़ें मैंने अपने भतीजे के लिए खरीदी हैं। वो इन चीज़ों का बेहद शौक रखता है और मैं जब भी मुल्क से बाहर जाता हूँ तो हमेशा उसके लिए ऐसी चीज़ें लेकर जाता हूँ। तौसीफ ने हंसते हुए कहा। लेकिन तुम्हारे सामान में एंकोलान की कैप्सूलों का एक पैकेट भी मौजूद है, जबकि मैं जानती हूँ ये कैप्सूल नींद लाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इनमें इंतहाई ताकतवर नशा और अद्वियात शामिल होती हैं। असांदर ने कहा।
جی हाँ, ये मैंने अपने बड़े भाई साहब के लिए खरीदे हैं। वो नींद ना आने की बीमारी में मुब्तला हैं और एंकोलान से ही उन्हें नींद आती है, लेकिन अपलैंड में एंकोलान कैप्सूल कम ताकत के मिलते हैं और एंकोलान मुसलसल इस्तेमाल करने की वजह से अब वो कैप्सूल उन पर कम असर करते हैं। नतीजा ये कि उन्हें इकट्ठे 4-5 कैप्सूल इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जबकि यहाँ इंतहाई ताकत के कैप्सूल मिल गए हैं। इसलिए एक पैकेट मैंने ले लिया है और उनसे बात भी कर ली है कि आइंदा वो हर हफ्ते एक पैकेट हमें अपलैंड रवाना करते रहेंगे। तौसीफ ने जवाब दिया, हाँ, जिस कंपनी से तुमने ये कैप्सूल खरीदे हैं मैंने उनसे पहले ही मालूम करा लिया है। तुमने उन्हें हर हफ्ते एक पैकेट रवाना करने का ऑर्डर भी दिया है और एडवांस रकम भी अदा कर दी है, लेकिन इसके बावजूद मुझे मालूम है कि इन कैप्सूलों में मौजूद दवा से इंतहाई ताकतवर नशा आवर गैस तैयार की जा सकती है। इसलिए अगर इन कैप्सूलों की खरीदारी से तुम्हारा कोई और मकसद है तो फिर मेरी बात याद रखना मिस्टर तौसीफ कि तुम दूसरा सांस ना ले सकोगे। तुम्हारी हर हरकत और मुंह से बोले जाने वाला हर लफ्ज़ मुझ तक पहुंच रहा है और पहुंचता भी रहेगा। मैंने सिर्फ इमरान को उसकी शिकस्त का एहसास दिलाने के लिए तुम्हें जिंदा छोड़ दिया है। मेरी इस नरमी को मेरा एहसान समझना। दूसरी तरफ से सांदर ने सख्त लहजे में कहा और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तौसीफ ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर हल्की सी नागवारी के तासुरात उभर आए थे, लेकिन ज़हनी तौर पर वो मुतमईन था कि सांदर चाहे लाख कोशिश क्यों न कर ले, वो बहरहाल अपने मिशन में कामयाब रहेगा। उसने रात कमरे में ही गुजारी और सुबह अपना सामान पैक करके होटल से फारिग हुआ और टैक्सी लेकर सीधा एयरपोर्ट पहुंच गया। आधे घंटे बाद उसकी फ़्लाइट रवाना हुई और तौसीफ ने एक बार फिर इत्मीनान का एक तवील सांस लिया, क्योंकि उसे मालूम था कि फ़्लाइट की रवानगी के बाद सांदर उसकी तरफ से पूरी तरह मुतमईन हो गई होगी और उसकी निगरानी का सिलसिला खत्म हो गया होगा और अब तौसीफ इस कड़ी निगरानी से आज़ाद हो चुका था। फ़्लाइट का पहला स्टॉप तकरीबन 4 घंटों बाद क्रीमिया के सरहदी शहर बोलीविलिया था और तौसीफ बोलीविलिया में उतर गया। उसने अपना बकाया सफ़र मनसूख कर दिया था। बोलीविलिया के एक होटल में पहुंचकर उसने अपना सामान रखा और एक बार फिर शहर में खरीदारी के लिए निकल खड़ा हुआ। इस पर जब वो वापस आया तो दूसरे सामान के साथ साथ नया लिबास और स्पेशल मेकअप का सामान भी खरीद लाया था। लिबास तब्दील करके उसने मेकअप किया और फिर अपना सामान लेकर वो होटल के एक भी रास्ते से खामोशी से बाहर आ गया। वैसे उसने एक हफ्ते के लिए काउंटर पर पेमेंट एडवांस कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद वो ये नहीं चाहता था कि किसी को मालूम हो सके कि उसने कमरा अचानक खाली कर दिया है। होटल से निकलकर वो चार्टर सर्विस के दफ्तर पहुंचा और एक तैयारा चार्टर कराकर वो शाम के वक्त दोबारा नाराक पहुंच गया, मगर अब उसका हुलिया और लिबास मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका था और उससे यकीन था कि अब सांदर को उसकी वापसी का आमद का किसी भी तरह इल्म ना हो सकेगा। उसने एक बार फिर शहर के एक होटल में कमरा लिया, फिर उसने बैठकर अपने मंसूबे की तैयारी शुरू कर दी। तकरीबन 2 घंटों की तैयारी के बाद वो अपना मतलूबा सामान तैयार कर चुका था। इन कैप्सूलों की मदद से उसने वाकई इंतहाई ताकतवर नशा आवर गैस के चंद मखसूस कैप्सूल तैयार कर लिए थे। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन तोड़कर उसमें इस्तेमाल होने वाले इंतहाई ताकतवर मैग्नेट अलहदा कर लिए थे और इन मैग्नेट्स की मदद से उसने टॉय एयर गन को इन कैप्सूलों से काफ़ी फासले तक फायर करने वाली गन तैयार कर ली थी। जब वो पूरी तरह तैयार हो गया तो उसने तमाम सामान बैग में रखा और फिर होटल से बाहर निकल आया। इस वक्त रात काफ़ी गुजर चुकी थी। होटल से टैक्सी लेकर वो किंग कॉलोनी पहुंचा और फिर टैक्सी को फारिग करके वो पैदल चलता हुआ एक लंबा चक्कर काटकर सांदर मेंशन के एक अकब में पहुंच गया। चंद लम्हों बाद वो गटर के इस दहाने तक पहुंच गया, जिसका अचानक ख्याल आने पर उसने अपना तमाम मंसूबा तैयार किया था। दहाने का ढकना जरा सा हटा हुआ था। तौसीफ ने बैग एक तरफ रखा और फिर झुककर उस गटर के अंदर लगे हुए कड़ों में हाथ डालकर पूरी ताकत लगाई और काफ़ी बड़ा और वजनी ढकना उठाकर उसने एक तरफ रख दिया। फुलादी सीढ़ी नीचे जाती दिखाई दे रही थी। वो आहिस्तगी से नीचे उतरा और फिर उसने बैग भी घसीट लिया। चंद लम्हों बाद वो गटर की तह में उतर चुका था। उसने जेब से टॉर्च निकाली और रोशन कर दिया। गटर काफ़ी बड़ा था, लेकिन उसके अंदर पानी न होने के बराबर था और पानी की जो मिकदार भी अंदर मौजूद थी वो भी साकत थी। ये बात इस बात की वाज़ेह निशानी थी कि ये गटर वाकई सिर्फ सांदर मेंशन के लिए ही इस्तेमाल होता है और रात के वक्त गुसलखाने इस्तेमाल न होने की वजह से पानी साकत था। वो बैग उठाए गटर में इस तरफ को बढ़ गया जिस तरफ सांदर मेंशन की इमारत थी। फिर थोड़ी देर बाद टॉर्च की रोशनी में एक गुसलखाने का डिस्पोजल पाइप गटर लाइन में चेक कर चुका था। उसने बैग नीचे रखकर उसे खोला और उसमें से टॉय एयर गन निकाल कर उसने उसे अच्छी तरह चेक किया और फिर उसकी नाल का रुख डिस्पोजेबल पाइप के दरमियानी हला की तरफ करके उसने ट्रैगर दबा दिया। ठक की आवाज़ के साथ ही कैप्सूल गन की नाल से निकलकर डिस्पोजेबल पाइप के अंदर गायब हो गया। तौसीफ ने दूसरी बार ट्रैगर दबाया और एक बार फिर ठक की आवाज़ के साथ दूसरा कैप्सूल भी डिस्पोजेबल पाइप में गायब हो गया। तौसीफ ने गन में मौजूद 4 कैप्सूल के बाद दिगरे फायर किए और फिर गन को वापस खुले हुए बैग में रखकर उसने बैग बंद किया और उसे उठाकर वापस चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वो गटर के दहाने से बाहर आ चुका था। वो इत्मीनान से बैग उठाए इमारत की अगबी दीवार की तरफ बढ़ा। उसे यकीन था कि इंतहाई ताकतवर गैस के 4 कैप्सूलों से निकलने वाले गैस के असरात गुसलखाने से निकलकर ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के अंदर पूरी इमारत में फैल जाएंगे और इमारत में मौजूद हर शख्स इस गैस की वजह से बेहोश हो चुका होगा। दीवार के करीब पहुंचकर उसने सुपरमार्केट से खरीदी हुई कमान बैग से निकाली और फिर इस कमान की मदद से चंद लम्हों बाद वो एक बार फिर इमारत के अंदर पहुंच चुका था। मगर इसके साथ ही उसने बैग में से गैस मास्क निकालकर अपने चेहरे पर फिट किया और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता गया। इमारत की अगबी खिड़की खुली हुई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता इस खिड़की तक पहुंच गया। फिर अल्लाह का नाम लेकर वो खिड़की से अंदर कमरे में कूद गया
اسے معلوم تھا اگر اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا تو یہ کمرہ اس بار اس کی قبر ہی ثابت ہوگا، لیکن کمرے میں پہنچ جانے کے باوجود جب اس پر کوئی اٹیک نہ ہوا تو اس کا حوصلہ بلند ہو گیا اور وہ کمرے کا دوسرا دروازہ کھول کر ایک راہداری میں پہنچ گیا۔ بیگ اس نے کمرے میں ہی چھوڑ دیا تھا اور اب اس کے ہاتھ میں مشین پسٹل موجود تھا، لیکن راہداری میں پہنچتے ہی جیسے ہی اس نے قدم آگے بڑھائے اچانک اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور باوجود سنبھلنے کی کوشش کیے تو صرف سر کے بال کسی عمیق گہرائی میں گرتا چلا گیا۔ اس کے ذہن میں آخری احساس یہی ہوا تھا کہ اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے اور اس کا جسم کسی گہری قبر میں دفن ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس کے تمام احساسات جیسے فنا ہو کر رہ گئے۔ عمران جیسے ہی دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا، کرسی پر بیٹھا ہوا بلیک زیرو احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو، شوق پورا ہو گیا تمہارا کریمیا کی سیر کرنے کا، عمران نے اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ سیر کیسے عمران صاحب، میں تو مشن پر گیا تھا، سیر کرنے تو نہیں گیا تھا، بلیک زیرو نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ارے ہاں واقعی تم تو مشن پر گئے تھے، بہت خوب، پھر کیا رہا مشن کا؟ تم نے اس چیک اپ سے مٹ بھیڑ کے بعد فون کیا تھا، اس کے بعد تو فون ہی نہیں کیا، عمران نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ آپ دانش منزل ہی نہیں آئے ورنہ میرا پیغام تو اب تک یہاں ریکارڈ ہے، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیا کرتا اگر حالی منزل میں؟ دانش تو ایکریمیا گئی ہوئی تھی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو مسکرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے میز کی دراز کھولی اور ایک لفافہ نکال کر عمران کے سامنے رکھ دیا۔ یہ لیجئے XM30 کے ریسرچ پیپرز، میں اپنے مشن میں کامیاب لوٹا ہوں، بلیک زیرو نے کہا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ ریسرچ پیپرز کیا مطلب؟ عمران کے لہجے میں حقیقی حیرت موجود تھی۔ وہی ریسرچ پیپرز جس کے لیے آپ نے مجھے ایکریمیا بھیجا تھا، بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسے حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ عمران ریسرچ پیپرز پر اس طرح کی حیرت کیوں ظاہر کر رہا ہے۔ تو تم بھی ریسرچ پیپرز لے کر آئے ہو، کمال ہے، عمران نے اسی طرح حیرت بھرے لہجے میں کہا اور لفافہ اٹھا کر اس میں سے کاغذات باہر نکالے تو ایک بار پھر اچھل پڑا۔ کیا مطلب؟ یہ کیسا اصرار ہے؟ یہ تو وہی ریسرچ پیپرز ہیں جو میں اساندر سے لے کر آیا ہوں۔ عمران کے چہرے پر شدید ترین حیرت کے آثار ابھر آئے تھے۔ اساندر سے لے کر آئے ہیں؟ کیا مطلب؟ کیا آپ ایکریمیا گئے تھے؟ اس پر حیران ہونے کی باری بلیک زیرو کی تھی۔ ہاں میں کل شام وہاں سے واپس آیا ہوں، تمہارے جانے کے بعد میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے تمہیں وہاں ٹیم کی مدد کی ضرورت پڑ جائے، چنانچہ میں ٹیم لے کر ایکریمیا گیا، لیکن وہاں پہنچتے ہی کچھ ایسا چکر چلا کہ تم سے رابطہ کرنے کی نوبت ہی نہ آئی اور میں ریسرچ پیپرز حاصل کر کے واپس آ گیا۔ ابھی دانش منزل آنے کی اصل وجہ یہی تھی کہ میں تمہیں کال کر کے واپس آنے کا کہہ دوں تاکہ تم وہاں ہاں وقت ضائع نہ کرتے رہو، لیکن یہ ریسرچ پیپرز یہ تو بالکل ویسے ہیں، یہ کیسا اصرار ہے؟ عمران نے کہا۔ لیکن ریسرچ پیپرز تو X1 لیبارٹری کے ڈاکٹر جلال کے پاس تھے، میں اسی سے لے کر آیا ہوں، اساندر کے پاس کیسے پہنچ سکتے تھے؟ بلیک زیرو نے حیران ہو کر کہا۔ ڈاکٹر جلال سے لے کر آئے ہو؟ او تو پھر یہ یقینی بات ہے کہ یہ جعلی ہیں، اصل ریسرچ پیپرز ڈاکٹر جلال سے ڈرامہ کھیل کر اساندر پہلے ہی حاصل کر چکی تھی، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا اور عمران اسے اس طنزیہ انداز میں ہنستا دیکھ کر چونک پڑا۔ کیا ہوا؟ یہ تم طنزیہ انداز میں کیوں ہنس رہے ہو؟ عمران نے اس بار قدرے سخت لہجے میں پوچھا۔ عمران صاحب وہاں صورتحال کچھ ایسی ہوئی ہے کہ آپ جیسا ذہین آدمی بھی اسے نہیں سمجھ سکا، بلیک زیرو نے فوراً سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ تم کھل کر بات کرو، اس طرح محتاط انداز میں الفاظ منتخب کر کے بات کیوں کر رہے ہو؟ کیا تمہارا مطلب ہے کہ میں جو ریسرچ پیپرز اساندر سے لے کر آیا تھا وہ نقلی ہیں اور یہ جو تم ڈاکٹر سے لے کر آئے ہو یہ اصل ہیں؟ عمران نے اسی طرح سخت لہجے میں کہا۔ آپ کا سخت لہجہ بتا رہا ہے کہ آپ ذہنی طور پر اپنی شکست قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس پر بلیک زیرو نے بھی اسپاٹ لہجے میں کہا۔ شکست؟ تو تم اسی لیے طنزیہ انداز میں ہنس رہے تھے؟ دیکھو بلیک زیرو، میں نے کبھی اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھا، اسی لیے ہمیشہ شکست کو میں نے سامنے رکھا ہے، لیکن یہاں معاملہ کچھ عجیب سا ہو گیا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ تم نے کیسے سمجھ لیا کہ میں شکست کھا چکا ہوں؟ عمران نے قدرے نرم لہجے میں کہا اور بلیک زیرو نے DS کے چیف میکوائن کے رہائش گاہ پر پہنچنے سے لے کر میکوائن کے لہجے میں ڈاکٹر جلال سے ہونے والی تمام گفتگو بھی دہرا دی اور ساتھ ہی اس نے بتا دیا کہ کس طرح اس نے ڈاکٹر جلال کو اصل کاغذوں سمیت میکوائن کی رہائش گاہ پر بلایا اور اس کی کار کے باکس کے خفیہ خانے سے یہ کاغذ برآمد کر کے واپس لوٹا ہے۔ اگر تمہاری یہ بات درست ہے اور لازماً درست ہی ہوگی تو پھر واقعی میں شکست کھا چکا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر جلال سے جو کاغذ اساندر نے جیکولین کے ذریعے حاصل کیے وہ ڈپلیکیٹ تھے اور اصل کاغذ ڈاکٹر جلال نے پہلے ہی چھپا رکھے تھے۔ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے آپ کو تفصیل بتا دی ہے، اب نتیجہ نکالنا آپ کا کام ہے، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ، اس کا مطلب ہے کہ میرا پہلا فکرہ درست تھا کہ دانش منزل کی دانش ایکریمیا پہنچ گئی ہے۔ مجھے خوشی ہے بلیک زیرو کہ تم نے بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے، میں نے اپنے کاغذات سرداور کو پہنچا دیے تھے، مجھے یقین ہے اب تک انہوں نے اس کا تجزیہ کر لیا ہوگا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے ریسیور رکھا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، دوسری طرف سے سرداور کی آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں جناب، XM30 کے ریسرچ پیپرز جو میں نے آپ کو دیے تھے، کیا آپ نے ان کا تجزیہ کر لیا ہے؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، میں ابھی چند لمحے پہلے ہی فارغ ہوا ہوں، مجھے افسوس ہے عمران کہ یہ کاغذات سائنسی طور پر درست نہیں ہیں، بلکہ میرا خیال ہے کہ جان بوجھ کر بھٹکانے کے لیے خصوصی طور پر یہ کاغذات تیار کیے گئے ہیں۔ ان کاغذات سے XM30 پر ریسرچ ہو ہی نہیں سکتی، سرداور نے جواب دیا، اسی لیے میں نے آپ کو فون کیا تھا، اس بار مجھ سے واقعی حماقت ہوئی اور میں جعلی کاغذات کو ہی اصل سمجھ کر لے آیا، لیکن اس وقت اصل کاغذات چیف نے اپنے طور پر حاصل کر لیے ہیں، وہ اس وقت میرے سامنے موجود ہے، میں آپ کو بھجوا دیتا ہوں، عمران نے کہا۔
ठीक है, भिजवा दो, दूसरी तरफ से कहा गया और इमरान ने खुदा हाफिज कहकर रिसीवर रख दिया। अब तुम वाकई हंस सकते हो ब्लैक ज़ीरो, आई एम वेरी सॉरी, इमरान ने मुस्कुराते हुए खुले दिल से इतराफ़ शिकस्त करते हुए कहा। ये बात नहीं इमरान साहब, अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं भी उन्हें असल ही समझता। ये बात तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि डॉक्टर जेराल्ड आगाज से ही इस तरह का हिफाजती इक़दाम करेगा। वैसे मुझे तो बिल्कुल ही मालूम नहीं था कि मुझसे पहले डॉक्टर जेराल्ड से ड्रामा खेलकर कागजात उड़ाए जा चुके हैं। उसकी तफसील भी डॉक्टर जेराल्ड ने खुद बता दी थी, इसीलिए शायद ये समझा था कि मैकवाइन को इस ड्रामे का इल्म हो चुका है, इसीलिए उसने अपने बचाव के लिए ये बात खोल दी। वरना तो जाहिर है कि मुझे कतई नाकाम वापस लौटना पड़ता। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, कुछ भी हो, तुमने काबिल मुबारकबाद कारनामा सर अंजाम दिया है और मुझे तुम्हारी इस कामयाबी पर दिली मुसरत है। आज तुमने अपनी सलाहियतें साबित कर दी। इमरान ने कहा, आपके लिए चाय बनाकर लाऊं? ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए कहा और इमरान हंस पड़ा। वो समझ गया था कि ब्लैक ज़ीरो ने ये बात इसीलिए की है ताकि इस मौजू पर मज़ीद बातचीत ना हो सके। वो इमरान को शर्मिंदगी से बचाना चाहता था और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। तो ब्लैक ज़ीरो उठकर किचन की तरफ बढ़ गया। चाय पीने के बाद इमरान ने ब्लैक ज़ीरो के कागजात संभाले और उन्हें सरदावर तक पहुंचाने के लिए दानिश मंजिल से बाहर आ गया। मुझे हैरत हो रही है इमरान कि तुम जैसे ज़हीन आदमी ने आखिर इन जाली कागजात को असल कैसे समझ लिया था। सरदावर ने तो इमरान के पहुंचते ही सबसे पहला सवाल जोड़ दिया, तो आप मुझे इंसानों के हिसाब से भी निकाल चुके हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और सरदावर बेइख्तियार हंस दिए। वैसे सच्ची बात तो ये है कि मैं ज़हनी तौर पर तुम्हें नाकाबिल शिकस्त समझने लग गया था, लेकिन आज पहली बार मुझे एहसास हुआ है कि इंसान से वाकई खता हो सकती है। बहरहाल लाओ, कहाँ है वो कागजात जो तुम्हारे चीफ ने हासिल किए हैं? सरदावर ने हंसते हुए कहा और इमरान ने जेब से ब्लैक ज़ीरो का लाया हुआ लिफाफा निकालकर सरदावर की तरफ बढ़ा दिया। तो ये असल कागजात हैं, सरदावर ने लिफाफे से कागजात निकालते हुए कहा। चीफ का तो यही कहना है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और सरदावर मुस्कुराते हुए कुर्सी से उठ खड़े हुए। तुम बैठो, मैं इन्हें चेक करके आता हूँ। इस बार ज़्यादा देर ना लगेगी क्योंकि मैं पहले इन कागजात पर काफ़ी काम कर चुका हूँ, सरदावर ने कहा और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। सरदावर कागजात लेकर दफ्तर से बाहर चले गए और इमरान ने मेज़ पर मौजूद एक साइंसी मैगजीन उठाकर उसे देखना शुरू कर दिया। सरदावर की वापसी तकरीबन 1 घंटे बाद हुई। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और इमरान उनके चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट देखकर ही समझ गया कि ब्लैक ज़ीरो वाले कागजात दुरुस्त साबित हुए हैं। तुम्हारा चीफ भी इंसान ही है ना? सरदावर ने अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठते हुए कहा और इमरान उनकी बात सुनकर बेइख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब, क्या ये कागजात भी जाली हैं? इमरान सरदावर की बात का मकसद समझ गया था। हाँ, ये भी जाली है। मैंने चेक किया है कि जो कागजात पहले तुम लाए थे वो उसकी नकल है। इसमें कुछ अलबत्ता तब्दीलियां मजीद की गई थी। मुझे यूँ लगता था कि इन कागजात में तब्दीलियां किसी बड़े साइंसदान के हाथों हुई हैं, जबकि इसमें जो तब्दीलियां की गई हैं, मेरा मतलब है वो पहले वाले कागजात में वो तब्दीलियां निस्बतन किसी जूनियर साइंसदान की तरफ से हुई हैं। सरदावर ने लिफाफा वापस इमरान की तरफ बढ़ाते हुए कहा और इमरान का चेहरा देखने वाला हो गया था। शायद जिंदगी में पहली बार ये मौका आया था कि उसका जहन इस अजीबो गरीब सूरत हाल का तजिया करने से कासिर रह गया था। क्या आपने अच्छी तरह चेक किया है? आखिर इमरान ने लाशऊरी तौर पर पूछा। जाहिर है यहाँ मसला है, दुनिया की इंतहाई इनकलाबी रिसर्च है, मैं इस कदर लापरवाही कैसे बरत सकता हूँ? सरदावर ने इस बार कदरे तलख लहजे में कहा तो इमरान ने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया। कमाल है, अब मुझे नजूमियों पर यकीन आने लग गया है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। नजूमियों पर क्या मतलब? नजूमियों को इस मामले से क्या ताल्लुक? सरदावर ने हैरान होकर पूछा। नजूमी कहते हैं कि जब सितारा गर्दिश में हो तो सीधे साधे काम भी उलट जाते हैं और इस पर वाकई मेरा और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस दोनों का सितारा गर्दिश में आ गया है, इमरान ने जवाब दिया और सरदावर उसकी वजाहत सुनकर बेइख्तियार मुस्कुरा दिए। ओके, मैं जाकर चीफ को खुशखबरी सुनाता हूँ, इमरान ने लिफाफा उठाकर खड़े होते हुए कहा। खुशखबरी क्या मतलब? सरदावर एक बार फिर चौंक पड़े थे। ये खुशखबरी ही है कि चीफ भी इंसानों की सफ में शामिल हो चुके हैं और इंसान बहरहाल अशरफुल महलूकात है, इमरान ने जवाब दिया और सरदावर बेइख्तियार हंस पड़े। लो भाई ब्लैक ज़ीरो, तुम भी आज से इंसानों की सफ में शामिल हो गए हो, मुबारक हो। इमरान ने वापस दानिश मंजिल पहुंचकर ऑपरेशन रूम में दाखिल होते ही कहा। इंसानों की सफ में क्या मतलब? ब्लैक ज़ीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा।